मेरा नाम माधुरी है और मेरा ताल्लुक एक गरीब खानदान से है। मैं 7 बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ। हम 5 भाई और 2 बहनें थीं। भाई बड़े थे और हम बहनें छोटी थीं। जो महसूस होता था कि हम बहनें फालतू में ही इस खानदान में आ गई हैं, अनचाहा वजूद लिए पलने लगी। मेरे पापा एक दुकान पर सेल्समैन थे। मेरी पैदाइश पर मेरी माँ का देहांत हो गया था। मुझे कभी मालूम ना हो सका कि माँ की गोद की गर्मी क्या होती है, क्योंकि मेरी बहन भी मुझसे ज़्यादा बड़ी ना थी। कुछ महीने तो दादी और बुआ ने संभाला। दादी ने पापा की दूसरी शादी करवा दी, क्योंकि मेरे ननिहाल में भी कोई ऐसा ना था जो हमारे पास आकर रहता। मैं तो अभी साल भर की थी। मुझे क्या मालूम कि सगी माँ क्या होती है और सौतेली माँ क्या होती है। मैं तो दादी को ही माँ समझती थी। खैर, भगवान का शुक्र है कि सौतेली माँ वैसी बुरी ना निकली जैसी समाज में मशहूर है, लेकिन कुछ अच्छी भी ना थी। यही शुक्र था कि पापा को बच्चों की झूठी शिकायतें लगाकर मार नहीं खिलवाती थी, और पापा को तो किसी शिकायत की जरूरत ही ना थी। वो वैसे ही काफी सख्त मिजाज के थे, बिना वजह भी पिटाई कर दिया करते थे। वैसे तो मेरे खानदान में सभी अच्छी शक्लो सूरत के हैं और साफ रंगत के थे, लेकिन मेरे पापा हल्की सी सांवली रंगत और बेपनाह मर्दाना वजाहत रखते थे। शायद इसीलिए खूबसूरती के तमाम लवाजमा मेरे ऊपर मुकम्मल हो गए थे। भगवान ने मुझे बेहद खूबसूरत और कशिश से नवाजा था। मेरी आदतें और नेचर शुरू से ही घर वालों से अलग थी। मेरी और मेरी बहन की भी कुछ खास दोस्ती न थी। वो दादी बुआ के ज्यादा नजदीक थी, अक्सर बुआ के घर रहने चली जाती थी। मैं जैसे अकेले ही परवरिश पा रही थी, या मुझे कुदरत ही पाल रही थी। हमारे खानदान में पढ़ाई का कोई खास रिवाज न था, ना ही मेरे भाइयों ने कभी स्कूल गए, तो कहाँ लड़कियों की पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान देता। हमें तो मोहल्ले से बाहर जाने की इजाजत तक न थी। लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ से और कैसे पढ़ने का शौक हो गया था। मुझे स्कूल जाकर पढ़ने का शौक हो गया था। शायद मेरी किस्मत में लिखा था। इन्हीं दिनों हमारे मोहल्ले में प्राइमरी स्कूल खुल गया, तो पापा ने हम दोनों बहनों को वहीं एडमिशन करवा दिया और मैं दिल लगाकर पढ़ने लगी। मेरी चाची और बुआ को यह बात कुछ अच्छी न लगी। चाची ने तो अच्छा खासा आग डाल दिया और सब कहने लगे कि ये लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। लेकिन भगवान ने मेरी दादी के दिल में रहम डाला। उनकी वजह से हमारा स्कूल जाना बंद नहीं हुआ। इन्हीं दिनों पापा जिस दुकान पर काम करते थे, इनका मालिक भी शिक्षा के हक में बात कर रहा था, तो पापा के दिल पर असर हो रहा था। भाई लोग ऐसी गलियों में आवारा फिर रहे थे। पापा ने अपने दोनों बड़े बेटों को अपनी ही तरह किसी न किसी दुकान पर खड़ा करवा दिया था। बाकियों का भी कुछ फैसला ना हुआ। वो कंचे खेलते फिरते या पापा से धुलाई करवाते रहते। हमें दादी ही स्कूल छोड़ने और लेने जाती थी। यूं ही 2 साल गुजर गए। एक दिन हमें यूं लगा कि कोई पीछा कर रहा है। हालांकि स्कूल ज्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन रास्ते में खाली प्लाट पड़ता था जिसकी चारदीवारी भी पूरी न थी और टूट फूट चुकी थी, इसलिए थोड़ा डर लगता था। कुछ दिन तो हमने ढूंढने की कोशिश की कि कौन है हमारे बीच है भी, या सिर्फ हमारा वहम है। फिर जब बच्चों को अगवा करने वाली अफवाह फैल गई, तो दादी डर के मारे हमें स्कूल से छुट्टियां करवा दी। हमें तो बचा लिया दादी ने, लेकिन मेरा छोटा भाई न बच सका। वह गली में खेलता ऐसा गायब हुआ कि आज तक न मिल सका। पापा तो टूट कर रह गए, छुप छुप कर रोते थे। कहाँ कहाँ न ढूंढा, पुलिस थाना सब जगह रिपोर्ट करवाई। पोते का दर्द दिल में लिए दादी भगवान के पास चली गई। शायद वहां मैं ही थी जिसे भाई की गुमशुदगी से ज्यादा फिक्र इस बात की थी अब मेरे स्कूल का क्या होगा। 1 साल इसी गम में गुजर गया और हम स्कूल भी ना जा सके। फिर पापा ने दोबारा से स्कूल जाना शुरू करवा दिया। मेरी बहन तो बस जैसे तैसे मेरे साथ ही दे रही थी, लेकिन मैंने जी लगाकर पढ़ा और 5 तक मैंने सेकेंड नंबर पर आकर पास कर ली। देर से स्कूल शुरू होने और फिर साल बर्बाद हो जाने की वजह से हम अपनी क्लासमेट से कुछ बड़े थे और कद काठी भी अच्छा था। स्कूल की मैडम को मेरी पढ़ाई में दिलचस्पी बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने पापा से बात करके मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दिलवा दी। अब मुझे आगे पढ़ना था। मैडम ने ही मेरी ट्यूशन का बंदोबस्त किया। मेरी बहन ने तो पढ़ाई छोड़ दी। अब मुझे अकेले स्कूल जाना था। यह बात मेरे बड़े भाई को बिल्कुल अच्छी न लगी। इसने मुझे मारा भी और पापा से लड़ाई भी की, लेकिन मुझ में भी वही खून था, वही जिद थी कि मैं आगे पढ़ूंगी।
यूँ मेरी पढ़ाई जारी रही। मैडम के सपोर्ट से मैंने 8वीं के बोर्ड के पेपर्स की तैयारी शुरू कर दी। मैडम ने स्कूल के बाद एकेडमी बनाई हुई थी। वहीं मैडम का भांजा भी आया करता था। जब भी वो आता, मैं बहाने बहाने से मैडम से कुछ न कुछ समझने चली जाती और अक्सर मैडम अपने भांजे को कह देती, अमर इसे मैथ का सवाल करा दो, अमर इसे इंग्लिश के टेंस करवा दो। यूँ मेरा मकसद पूरा हो जाता। अमर से बात करने का मौका मिल जाता। मुझे अच्छा लगने लगा था। मुझे यूँ लगता था कि अमर भी अब इंतजार में रहता है कि कब मैं आऊँ और वो मुझे पढ़ाए। यूँ पढ़ते-पढ़ते पता ही नहीं चला कब इम्तिहान सर पर आ गए। इम्तिहान खत्म हुए अभी मैंने सुकून का सांस भी न लिया था कि मेरी सौतेली माँ ने अपने खानदान से मेरा रिश्ता ले आई। मुझे बहुत परेशानी हुई कि बैठे-बिठाए ही ये क्या मुसीबत आ गई। अभी मुझे आगे पढ़ना है और अमर अमर भी एकदम मेरी आंखों के सामने आ गया। लेकिन सौतेली माँ और बुआ की एक ही रट थी कि यह 18 साल की हो चुकी है, अगले साल तक इसकी शादी जरूर करनी है। हमारे खानदान में यही रिवाज था। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी, लड़का अपना कमाता था, इनकार की कोई वजह नहीं थी। पापा भी काफी हद तक राजी थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं। मैं घर में किसी के करीब भी ना थी और बहन भी दूर रहती थी। आखिर सौतेली माँ से ही खुलकर बात करने का फैसला किया। लेकिन वो तो बात करते ही भड़क गई कि तुम्हें किसी यार से शादी करनी जो यहाँ नहीं करनी, और बात का बतंगड़ बन गया। बात इतनी बढ़ी कि मारपीट की नौबत आ गई। पापा ने मुझे मारा और मेरी पढ़ाई पर पाबंदी लगा दी। रो धोकर मैं चुप होकर बैठ गई। अब तो सोच लिया था कि यहाँ शादी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भले ही मुझे घर से भागना पड़े। फिलहाल मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी, बस रो रो कर भगवान से दुआ मांगती थी। फिर मेरा रिजल्ट आ गया, हमें अच्छे नंबरों से पास हो गई तो मैडम मेरे घर आई। मैंने उनको सारी बात बता दी। वो पहले भी मेरी कहानी जानती थी। उन्होंने मुझे हौसला, तसल्ली और किताबें ला कर दी कि तुम घर पर पढ़ा करो, तब तक मैं कोई हल सोचती हूँ। मैडम को मैं दीदी कहती थी। दीदी के पापा भी इज्जत करते थे क्योंकि दादी ने उनको बहुत इज्जत दे रखी थी। इस तरह दीदी ने ही मुझे अगली क्लासों के लिए पढ़ाई में मदद देने लगी। वो हफ्ता 10 दिन में एक बार मेरे घर आ जाया करती थी। मैंने भी शादी वाले मसले को सिर्फ एक तरफ फेंक कर किताबों की तरफ ध्यान देनी शुरू कर दी, क्योंकि दीदी मेरी फरमाइश के मुताबिक साइंस की किताबें लाई थी। मैं घर के कामकाज निपटा कर किताबों को लेकर बैठ जाती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई कमी रह जाए। 2-3 माह बाद ही भगवान का करम ऐसा हुआ कि जो रिश्ता मेरे लिए आया था, वो लड़का किसी लड़ाई झगड़े में होने के कारण गिरफ्तार हो गया। मेरे पापा को यह चीज़ सख्त नापसंद थी कि थाने कचहरियों के चक्कर में फंसा जाए। यूँ पापा ने खुद ही रिश्ते से इनकार कर दिया। मैंने सुकून का सांस लिया। पढ़ते-पढ़ते अक्सर मुझे अमर का ख्याल आ जाता और जब दीदी आती तो मेरा बहुत दिल चाहता कि मैं अमर के बारे में पूछूं, लेकिन मैं चुप ही रहती। बस बहाने-बहाने से स्कूल और एकेडमी का जिक्र करती और हाल अहवाल पूछ लिया करती थी। शायद ही खुद ही ये अमर का कोई जिक्र कर दें, लेकिन यूँ लगता था जैसे उस दिन के बाद अमर एकेडमी आया ही ना हो। सौतेली माँ मुझसे ही खफा रहती थी। घर के काम के बहाने वो अपना गुस्सा भी मुझ पर निकालती रहती थी। पापा को अब वैसा गुस्सा तो नहीं आता था। भाई के गायब होने के बाद वह कुछ टूट से गए थे, क्योंकि वह पापा का लाडला था। अब घर में बड़े दोनों भाइयों की शादी का हंगामा जाग उठा। दोनों भाइयों की बारात एक ही घर जानी थी। मैं बहुत खुश थी और बहुत खुशी से तैयारियों में लगी थी। मेरी बहन भी काफी दिन पहले से ही आ चुकी थी। शायद इस मौका की वजह से पापा को भाई की कमी बहुत महसूस हुई। इतनी ज्यादा कि रात पापा के सीने में तेज दर्द उठा। उनको अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि दिल का दौरा पड़ा है। हम सबकी जान पर बन गई। कुछ सप्ताह रहकर पापा वापस घर आए तो बहुत कमजोर हो चुके थे। मैं तो पापा से जुड़कर ही बैठ गई। एक अनजाना सा खौफ था मुझे। फिर भाइयों की शादी की अभी एहसास के साथ गुजर गई। अब भाभियां भी घर आ चुकी थी, जो कि सगी बहनें थीं, लेकिन मिजाज में एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी थीं। एक तरफ आलिया फूलों की तरह नरम दिल तो दूसरी तीखी मिर्च की तरह हर बात में जलती, और आलिया शर्मिंदा होती रहती थी। मेरी और आलिया की अच्छी बनने लगी थी, जबकि नंदनी हमसे दूर दूर ही रहा करती थी। पापा के अस्पताल जाने पर और भाइयों की शादी पर पापा की दुकान जो अब सुपर स्टोर बन चुका था, उनका मालिक राणा साहब ने भी अपनी बीवी के साथ आने को कहा था। और अब 1 माह बाद वो दोनों मियाँ बीबी पापा से मिलने दोबारा से हमारे घर आए थे। दोनों ही बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें भी अपने घर पर एक फंक्शन पर आने की दावत दी और मोहब्बत बड़ा इसरार किया।
तो पापा ने हामी भर ली। फिर पापा ही मुझे और आलिया को इनके घर छोड़कर आए। लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। किस्मत भी कैसे-कैसे रंग दिखाती है। कभी हम बहुत खुश हो रहे होते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है और हमें रोना पड़ता है, और कभी हमें लगता है कि बहुत जुर्म हो रही है, लेकिन कुदरत हमारे दामन में खुशियों के फूल डाल देती है। मेरे साथ जो मामला हुआ, आज भी सोचूं तो हैरत रह जाती हूँ। इस फंक्शन में मेरे हुस्न ने सबको चौंका दिया। एक आंटी तो राणा साहब की वाइफ के पीछे ही पड़ गई। इस लड़की का अता पता बताओ, मैंने इसे बहू बनाना है। जब उन्हें पता चला कि हम तो गरीब खानदान से हैं, तो वो बहुत खुश हो गई। अब तो लाजमी ही यही लड़की मेरी बहू बनेगी। बाद में राणा साहब ने खुद पापा से बात की, जो देखते ही देखते चट मंगनी और पट ब्याह वाली शादी हो गई और मैं दुल्हन बनकर अपने पिया के घर आ गई। जो भी सुनता हैरान परेशान हो जाता। बात ही ऐसी थी, एक पॉश इलाके में खाते पीते घर से इकलौते बेटे का रिश्ता आना और ब्याह हो जाना। हमारे मुकाबले में तो उनका घर महल था और मैं अकेली वहां राज करने वाली। घर में हम 3 सदस्य ही तो थे, मेरा पति और मेरी सास, मेरी 2 ननद भी थी, लेकिन वो बड़े देश में ब्याही गई थी। वो शादी में शामिल ना हो सकी। मेरे खानदान और मोहल्ले वाले तो क्या, मैं खुद भी अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी। बहुत खुश थी कि भगवान ने ऐसा हमसफर और ऐसा अच्छा घर दिया है। रिसेप्शन पर मेरे मायके की तरफ से गिनती के ही रिश्तेदार शामिल थे, जबकि मेरे ससुराल वालों की एक बड़ी तादाद थी। आंटी के सब मिलने वाले बड़े लोग थे, हर तरह के। कुछ तो बड़े-बड़े फिल्मों में काम करते थे। सभी राम और सीता की जोड़ी कह रहे थे। कुछ औरतें मेरी तरफ देखकर इशारे में कुछ कहती, दबी-दबी हंसने लगी थी। मैं उस वक्त तो कुछ न कह सकी, लेकिन सोचा था कि बाद में आंटी से पूछ लूंगी। मेरी सास एमबीबीएस की थी और एक बड़े अस्पताल में काम भी कर चुकी थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने ये सब छोड़ दिया था। आंटी और मेरे पति अंकुश का स्वरूप मेरे साथ बहुत अच्छा था। कुछ दिन तो घूमने फिरने में गुजर गए। अब मैं घर की तरफ ध्यान देना चाहती थी। वैसे भी हर औरत की फितरत में होता है कि वह घर बनाने, सजाने और संवारने का शौक रखती है। घर में 2 नौकरानी औरतें भी थीं और बाहर के कामों के लिए मर्द नौकर भी, गार्ड और चौकीदार भी था। वो ज़्यादा बाहर ही रहता था। अजीब-सा अंदाज़ था उसका, मुझे तो खौफ़ महसूस होता था। घर की नौकर भी मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। मैं सोचती वक़्त के साथ बेहतर हो जाएगा। अभी मैं नई-नई हूँ ना, मैं खाना पकाने में हाथ बटाने के लिए कहा। आंटी खुश हुईं और उन्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद भी आए। लेकिन उन्होंने अंकुश के सामने मुझे आराम से यह कहकर खाना बनाने से मना कर दिया कि अभी तुम लोग अपनी शादी एन्जॉय करो। और हाँ, मैंने सुना था कि तुमको पढ़ने का शौक है, कि तुम चाहो तो अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर सकती हो। मैंने अंकुश की तरफ देखा तो वह भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। मैं तो खुशी से झूम ही गई। इससे बड़ी मेरे लिए खुशी की खबर भला क्या होगी। मैंने फौरन आंटी को गले लगाया और शुक्रिया अदा किया। फिर हम सैर सपाटे में मगन हो गए। अंकुश अच्छे थे, लेकिन अच्छा खासा प्यार मोहब्बत से वक्त गुजारते गुजारते अचानक खामोश हो जाते। ऐसे खामोश हो जाते जैसे याददाश्त खो बैठे हों। ऐसे वक्त में ज्यादा बुलाती तो बाहर निकल जाते और घंटों बाद वापस आते और मैं बैठी सौ बातें सोचती रहती। मैंने दोबारा घर की तरफ ध्यान देनी शुरू की। कुछ फर्नीचर वगैरह, कुछ सेटिंग वगैरह बदलने की आंटी उस वक्त तारीफ कर देती, लेकिन नौकर से दोबारा चेंज करवाती थी और बड़े प्यार से मुझे मना कर देती कि अभी कामों में जान न खपाऊं, अभी एंजॉय करूं। मैं सोचती दूसरों की सासें तो शिकवा करती हैं कि बहू काम की तरफ ध्यान नहीं देती। मेरी सास कितनी अच्छी है कि मुझे खुद मना करती हैं। लेकिन कभी कभी मुझे यह माहौल कुछ अजीब सा भी लगने लगता था, क्योंकि अब मैंने नोट करना शुरू कर दिया था कि आंटी मुझे महज इसलिए मना करती हैं कि मैं चीजों को ज्यादा जान ना पाऊं, मुझे रूटीन का ज्यादा पता ना चले। बल्कि एक बार तो आंटी ने मेरे सामने नौकर को बुरी तरह झाड़ दिया था कि बाएं साइड वाले कमरे में क्यों गई। हालांकि 2 दिन पहले आंटी ने इसे खुद सफाई करने के लिए वहां ही भेजा था। मुझे साफ अंदाजा हो गया था कि ये सब सिर्फ मुझे सुनाने के लिए कहा जा रहा है। मैंने दिल में ही कहा, ठीक है, मुझे क्या जरूरत है खामखा
कि एक माह बाद मैं अपने मायके गई, अपने पापा और भाभीयों से मिलने। सब बहुत खुश हुए। अंकुश मुझे बाहर से ही छोड़कर पलट गए थे। मुझे अजीब लगा, लेकिन सोचा बाद में बात करूंगी। मैं सबके लिए तोहफा लेकर आई थी। पापा के पास बैठी बातें कर रही थी कि अचानक पापा ने पूछा, क्या बात है, तुम कुछ उलझी हुई हो? मैं हैरान रह गई कि पापा ने कैसे मुझे समझ ली। मैं तो यूं ही समझ रही थी कि पापा को हमसे प्यार नहीं है। एकदम मुझे पापा पर बहुत प्यार आया। फिर मैंने अब पापा को खूब तसल्ली करवाई कि मैं खुश हूँ। अगले दिन से वही रूटीन था। घर में दो औरतें एक नौजवान लड़की के साथ मेरी सास को मिलने आई। आंटी ने मेरा भी परिचय करवाया तो वो अजीब तरीके से मुझे देखने लगी। मैंने सवालिया नजरों से आंटी की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वहां से उठ गई। थोड़ी देर बाद आंटी को साइड पर बने कमरों में से एक कमरे में ले गई। तजासुस तो इंसान की फितरत में है। मैंने सुन लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ पता न चला। 4-5 घंटे बाद इन औरतों की वापसी हो गई, लेकिन उनके साथ नौजवान लड़की न थी। मैं अपने कमरे से सब जायजा ले रही थी। वापसी पर वो औरतें ऐसे जा रही थी जैसे नींद से उठकर जा रही हों। मुझे कुछ समझ न आया। इस वाकया को अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि एक अल्ट्रा मॉडर्न किस्म की लड़की आई और आते ही आंटी को लिपट गई। जोर-जोर से कहने लगी, मुझे मुबारकबाद दें, मैं प्रेग्नेंट हो गई। सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ, वरना मेरा पति तो दूसरी शादी कर रहा था। आंटी ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी बातें जारी रही। उसने अपने हाथ से डायमंड की अंगूठी उतारकर आंटी को तोहफा दे दी कि ये सब आपकी वजह से। आपका मुझे पता ना चलता तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। आपने इसे कौन से तेल से मसाज किया था? आंटी ने कहा, तुमको बताया था, यह जैतून का तेल है, खास दम किया हुआ तेल है। अभी इतनी ही बात हुई थी कि मैं जो अपने कमरे से सब सुन रही थी, सामने आ गई। आंटी एकदम हड़बड़ा गई, क्योंकि वो समझी थी कि मैं घर पर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने फौरन काबू पा लिया। लेकिन इतनी देर में मैं सब कुछ सुन चुकी थी। मैं भी नॉर्मल तरीके से गुफ्तगू में शामिल हो गई और अपनी सास की तारीफ करने लगी। वो मेहमान लड़की खुलकर बोलने लगी। तब मुझे पता चला कि मेरी सास ऐसी औरतों का इलाज करती हैं जिनको गर्भ नहीं ठहरता, और जिनका इलाज होता है उनको 3 दिन अपने पास कमरे में रखती हैं। ये खास शर्तें और ये वही कमरे थे जहाँ जाने से मना किया जाता था। वहाँ मेरी सास और उनके नौकर जैतून के तेल के साथ औरतों की मालिश करते हैं, जिनकी वजह से इनको 1 माह के बाद ही गर्भ ठहर जाता है। यह लड़की भी इसी तरीके से प्रेग्नेंट हुई थी और अब खुशी से बेहाल थी, इसलिए आंटी को अंगूठी तोहफा दे रही थी। मैंने भी आंटी को मुबारकबाद दी और लड़की को भी, और बहुत अच्छे तरीके से इन दोनों की हौसला बढ़ाई कि ये तो बहुत अच्छा काम है। जब वो लड़की चली गई तो मैं आंटी से लिपट गई कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतनी नेक काम कर रही हैं। इस दौरान सास मुझे गौर से देख रही थी, लेकिन ये सब मैं दिल से कह रही थी। मुझे वाकई ही खुशी थी कि इस लड़की के प्रेग्नेंट होने की। कुछ बातें ठीक न थी, लेकिन फिर भी मैं खुशी से ही कह रही थी। मेरी इन बातों की वजह से अब आंटी ने ऐसी औरतों को मुझसे छुपाना बंद कर दिया, लेकिन मुझे ताकीद की थी कि यह बात हर किसी को नहीं बतानी, क्योंकि आंटी के पास जैतून का तेल ज़्यादा नहीं था। बात फैल जाती तो फिर किस-किस का इलाज करती, और ख़ास तौर पर अंकुश को भी बताने से मना किया कि वो दम वगैरह जैसी बातों के खिलाफ है। मैं आंटी की बातों में आ गई और अंकुश को कुछ भी न बताया। काफ़ी दिनों तक मैं यही समझती रही कि आंटी यह सब सेवा के लिए मुफ्त में करती हैं, लेकिन वो तो इलाज करवाने वाली औरतों की बातों से पता चला कि काफ़ी भारी फीस है और इलाज करवाने वाले खुश होकर भी काफ़ी कुछ दे जाते हैं। लेकिन मैंने इस मामले में कोई बात न की। इधर मेरी शादी को 6 माह का समय गुजर चुका था। मुझे माँ बनने के कोई आसार महसूस नहीं हुए थे। मैंने भी अपनी सास से कहना शुरू कर दिया, मुझे भी मालिश करवानी है ताकि गर्भ ठहर सके। आंटी ने मुझे यह कहकर टाल दिया कि अभी तुम एंजॉय करो शादी, अभी से बच्चे की ख्वाहिश न करो। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती? मेरे खानदान में सब मेरी हम उम्र लड़कियां इस वक्त अपना बच्चा गोद में लिए बैठी थी, और फिर जब अंकुश का गुमसुम रवैया ज़हन में आता तो बस यही हाल नज़र आता। हो सकता है बच्चे के बाद अंकुश ठीक हो जाए। इसी तरह टालते-टालते आंटी ने 3 माह गुजार दी। अब मैंने इज़हार करना शुरू कर दिया तो आंटी घबरा जाती कि मैंने इनसे कहा, मुझे सिर्फ यह दिखा दें कि आप मालिश कैसे करती हैं। आंटी इस बात पर राज़ी तो न हुई। हाँ, उन्होंने मुझे कमरा ज़रूर दिखा दिया। यह तो एक होटल की तरह सजा हुआ था, हर सहूलत इसमें थी। इस तरह दिन गुजरते जा रहे थे कि एक दिन तंग आकर मैंने अंकुश से खुद बात करने का फैसला लिया।
जब अंकुश से बात की कि मैं डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहती हूँ ताकि हमारी औलाद हो, लेकिन आंटी भी मेरा चेकअप नहीं करवा रही। अंकुश ने खुद शहर की अच्छी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और हमने पूरी चेकअप करवाया। हमारा टेस्ट हुए। जब टेस्ट का रिजल्ट हमारे हाथ में पहुंचा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। अंकुश का रिजल्ट यह निकला था कि वह बाप नहीं बन सकता। वापसी पर हम दोनों ही गुमसुम थे, यूं जैसे मौत की खबर सुन ली हो। अब मुझे समझ आ गया था कि अंकुश अक्सर यूं कहाँ गुम हो जाते हैं। घर आकर 2 दिन तो हमने किसी से बात करने के काबिल ही ना रहे। आखिर मैंने इस मसले का हल करने का फैसला कर लिया। पहले अपनी भाभी आलिया, जो मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी थी, सारी बात का मशवरा किया और फिर आंटी के सामने सारी सूरत हाल रखे। आंटी मेरी बात सुनकर कुछ परेशान हुई, लेकिन इतना नहीं जितना मुझे थी। अंकुश इनका इकलौता बेटा था। इसकी औलाद तमन्ना तो हर माँ को होती है। खैर, इस सारी बात का नतीजा यह निकला कि आंटी ने मेरे इलाज की हामी भर ली, लेकिन शर्त यह थी कि 3 दिन उसी कमरे में रहना है। अंकुश से कह दो कि मैं मायके जा रही हूँ। कसम खाओ, इस कमरे में जो कुछ भी होगा वो कभी अंकुश को नहीं बताओगी। मैं तो औलाद के लिए इस कदर जज्बाती हो रही थी कि यह बात क्यों न मानती, और इसमें कुछ खास एतराज वाली बात भी ना थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब मुझे कमरे में चले जाना था। मैं अपने कुछ जरूरी सामान के साथ आंटी के साथ कमरे में शिफ्ट हो गई। आंटी नौकर को बुलाने गई तो मैं कपड़ा बदल चुकी थी। आंटी नौकर के साथ वापस आई तो सवालिया नजरों के साथ थी कि अब क्या करना है। आंटी ने इशारे से होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप हो जाने का इशारा किया। नौकर ने कमरे में अलमारी को धक्का लगाकर आगे की तरफ धकेल दिया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब मैंने अलमारी के पीछे भी एक दरवाजा देखा। हम वहां से गुजरकर एक और कमरे में आ गए। यह भी एक छोटा शानदार कमरा था, लेकिन पहले वाले से कुछ छोटा था। मैंने कुछ पूछना चाहा तो आंटी ने कहा, कोई सवाल नहीं, यह गाउन पहन लो और उधर लेट जाओ। मैं जल्दी से कहा, आंटी मैं हर तरह से आपके साथ हूँ, जैसे आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। नौकर ने मेरी मालिश शुरू कर दी। ऐसा मजा आता कि रग रग में सुकून उतरता महसूस हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर बेहोशी होने लगी। फिर आंटी ने मेरे चेहरे पर स्प्रे मारी। मैंने ड्रामा तौर पर सर घुमा दिया और सांस रोक लिया, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखी। मालिश के बाद नौकर तो चले गए, लेकिन आंटी वहीं रही। अधखुली आंखों से मैंने देखा कि चंद मिनटों बाद इस कमरे में भी एक खुफिया दरवाजे से 3 आदमी दाखिल हुए। अगर मैंने अपने आप पर काबू न रखे होते, या मैं चीख पड़ती या हैरत से बेहोश हो जाती। इनमें से 2 मर्द थे और एक औरत थी। औरत डॉक्टर लग रही थी। इसने गायकोनोलॉजिस्ट की तरह मेरा जांच किया और कहा कि इसके अंदर कैप्सूल रखना पड़ेगा। साथ आए दोनों मर्दों ने मुझे स्ट्रेचर पर डाला और उसी दरवाजे से बाहर ले गए। आगे एम्बुलेंस खड़ी थी। आंटी भी मेरे साथ थी। हम 10 मिनट में एक जदीद अस्पताल में पहुंच गए। जो ही मेरा स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा तो मैं उठकर बैठ गई और आंटी से लिपट गई कि मुझे बहुत डर लग रहा है। आंटी इस बात पर हैरत थी कि मुझे होश कैसे आ गया। मैंने कहा कि शायद मैं ठीक से बेहोश नहीं हुई, इसलिए जल्दी होश आ गया। आंटी आप मुझे कहाँ ले आई हैं? मैंने काफी शोर मचाया कि आप क्या करने वाली हैं? पहले मुझे बताएं, मेरे साथ क्या कर रही हैं? मुझसे क्यों छुपाया जा रहा है? आंटी ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम परेशान मत हो, यहाँ अच्छी तरीके से तुम्हारा इलाज होगा। आईवीएफ का नाम तो सुना होगा तुमने। हम इसे तुम्हारी बच्चेदानी में रखेंगे। 1 से 2 माह तक तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। मैंने पूछा, आंटी तो क्या ये सबके साथ यही इलाज करती थी आप? आंटी ने जवाब दिया, तुमको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हर एक का अलग अलग तरीका होता है। अब जाहिर है यह जो तुम्हें पता नहीं किस मर्द के थे, मैं यह काम हरगिज नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं आंटी को यह बिल्कुल जाहिर न किया, बल्कि इन्हें अपना खौफ बताते हुए कहा कि आज नहीं कल कर दीजिए। मैंने इतना शोर मचाया कि आंटी मुझे वापस ले जाने पर राजी हो गई। जैसे ही हम अलमारी वाले दरवाजे से निकलकर कमरे में पहुंचे, मैंने कपड़ा बदला और कहा कि मैं सोने के लिए लेट गई। आंटी को मुझ पर कुछ गुस्सा भी था, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक दिन की ही तो बात है, लड़की राजी है तो कल दोबारा चले जाएंगे। मैं आंखें बंद करके लेटी थी, लेकिन आंटी कमरे में फौरन नहीं गई।
जब 20 से 25 मिनट के बाद आंटी कमरे से वापस गई क्योंकि उन्हें कहीं जाना था, तो मैंने फौरन अपने सामान से मोबाइल निकाला। देखा तो काफ़ी कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। मैंने फौरन अपनी भाभी को कॉल कर बुलाई। वो अंकुश को लेकर घर आ गई। जैसे ही वो लोग घर पहुंचे, मैंने अंकुश को सारी बात बताई और मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें वाजिब तौर पर अलमारी के पीछे दरवाज़ा नजर आए और आंटी मुझे वहां से ले जा रही थी। अंकुश तो सर पकड़कर बैठ गए कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी ज़बानी बात सुनकर कहने लगे कि ये कोई अलिफ लैला कहानी महसूस हो रही है। सिर्फ कुछ एक को आईवीएफ तरीका से गुजारा जाता था, इसलिए माधुरी को भी अस्पताल पहुंचाया गया था। लेकिन इसमें भी जो मर्दाना इस्तेमाल होने थे, इनका डोनर का नाम मालूम न था। यह सब तफसील सुनकर सब शॉक्ड भी हो गए। अंकुश के दोस्त ने सबसे पहले अंकुश को कहा कि कोई बात बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना पुलिस केस बन जाएगा। अंकुश कहने लगा कि मैं माँ से अलग होकर किसी और देश जाकर जॉब करूंगा, तो आंटी रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैं सच्चे दिल से तौबा करती हूँ, ऐसी कोई काम नहीं करूंगी। अंकुश अपने दोस्त संतोष का शुक्रिया अदा करने लगा तो संतोष ने कहा कि ये सब मशवरा आलिया का था। मैंने उसी के मशवरे के मुताबिक फ़ोन रिकॉर्डिंग पर लगाया था, क्योंकि हमें यकीन नहीं था कि सिर्फ मालिश से गर्भ नहीं ठहर सकता है। हम साइंस पढ़ने वाले लोग हैं। संतोष और राणा साहब के कहने पर सब ने आंटी को माफ़ कर दिया, क्योंकि अंकल कहते हैं कि दिल का हाल भगवान जानता है। अब वो सबके सामने कह रही हैं आइंदा ऐसा नहीं करेंगी तो हमें मान लेना चाहिए, एक मौका ज़रूर देना चाहिए। अंकुश ने ये बात मान ली और न ही कभी बहनों को भी ना बताया। हम वो घर बेचकर उदयपुर से लखनऊ आकर रहने लगे। अंकुश का इलाज एक अच्छे अस्पताल से हुआ। आज हमारे आंगन में दो खूबसूरत फूल खिलते हैं, खेलते हैं। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।